हाँ जी, तो मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ इस बार का वीकली बाजार टॉक लेके। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज आरबीआई लेके आ रही है। एंड मैं अगर आपको बोलूँ तो ये पूरा का पूरा गेम चेंजर साबित होगा। बट हम आगे बढ़ें उसके पहले मैं ये समझता हूँ कि आपको तो कुछ भी नहीं पता है, आपको पता ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या है। देखो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है ना, कुछ भी नहीं है, एक फैसिलिएशन फर्म है जो आपको अलग अलग चीजों में मदद करती है। मतलब ये आपको मर्जर एंड एक्विजिशन में मदद करती है। अगर एक कंपनी को दूसरी कंपनी खरीदनी है तो उसमें ये मदद करती है। ये आपको आईपीओ फाइनेंसिंग में मदद करती है। ठीक है, ये आपको डेट अगर आपको रेस करना है तो उसमें ये सिंडिकेशन करती है। आपको अगर रीस्ट्रक्चरिंग करनी है अपने बिजनेस की, जैसे आईटीसी लिमिटेड में से आईटीसी होटल्स निकाल के बाहर करना है, तो वो भी ये काम करती है। इसके अलावा भी और पचासों तरीके के काम करते हैं। बट प्रोमिनेंटली मर्जर एंड एक्विजिशन इनका एक मेन एक्टिविटी होता है। अब ये मर्जर एंड एक्विजिशन क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो टाटा कंज्यूमर है। टाटा कंज्यूमर को बिस्लरी ब्रांड अच्छा लग रहा है और उनको लग रहा है कि ये कंपनी हमको खरीदनी है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि $1 बिलियन दे दो, बिस्लरी ने बोला, और हम आपको क्या दे देंगे? 100% शेयर्स दे देंगे। अब ये जो पूरी डील होती है ना, ये पेपर पे तो मैंने एक 10 सेकंड में खींच के बना दी कि टाटा कंज्यूमर बिस्लरी दोनों के बीच में डील हो गई, इधर एक 8,000 करोड़ चले गए, इधर 100% शेयर आ गया। ये ऐसे बैठ के, समझ रहे हो आप? ऐसे थोड़ा ना कि बैठे बैठे बस काम हो जाता है। यार आप जस्ट इमेजिन करो, अगर पहली बार टाटा कंज्यूमर के दिमाग में आया है कि मेरे को बिस्लरी एक्वायर करना है, मुझे क्या एक प्राइस चाहिए। आप समझ रहे हो, मैं चने चिरौंजी थोड़ा ना खरीद रहा हूँ दुकान से कि मेरे को ऑलरेडी अंदाजा है। भिंडी थोड़ा ना खरीद रहे हैं कि 30 की जगह 40 में भी दे देगा तो ले आएंगे, 45 में दे देगा तो भी ले आएंगे। सुन लेंगे मम्मी की डांट, 25 रुपए की भिंडी 40 में लेके आए हो नवाब। समझ रहे हो? वो भी पकी पकी। नाउ अंडरस्टैंड, द आइडिया इज, समझना, यहां पर है ना, मर्जर्स एंड एक्विजिशन टीम जो होती है एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की, वो आके अपना रोल प्ले करती है। वो क्या करेगी टाटा कंज्यूमर के लिए? वो सबसे पहले बिस्लरी को वैल्यूएशन करेगी, उसका बेसिक ड्यू डिलिजेंस करेगी। ठीक है, फिर टाटा कंज्यूमर को बताएगी कि भाई हमारे हिसाब से बिस्लरी का प्राइमरी वैल्यूएशन ये आ रहा है। फिर वो टाटा कंज्यूमर के साथ और वर्किंग करेगी, बिस्लरी को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजेगी कि भाई हम, हमारी इच्छा है कि हम आपसे आगे बातचीत करें। अगर आपको लगता है तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बिस्लरी भी अपने इन्वेस्टमेंट बैंक का हायर करेगा, वो वैल्यूएशन कराएगा। तो बड़ा वैल्यूएशन वैल्यूएशन वाला काम होगा। उसके बाद नेगोशिएशन होगा, डील कैसे होगी, कैश डील होगी, इक्विटी डील होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारा काम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग काम। ऐसा समझ लो इन दोनों की वेडिंग है और उसका पूरा का पूरा प्लानिंग जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस। अब सर हुआ क्या? देखो, जब टाटा कंज्यूमर को बिस्लरी खरीदना है ना, तो टाटा कंज्यूमर बिस्लरी कैसे खरीदेगा? कैश में देके खरीदेगा या फिर अपने शेयर्स इशू कर देगा? दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो कैश डील हो जाती है, इक्विटी डील होती है। अगर बिस्लरी मानने को तैयार नहीं है कि मैं क्या चाटूंगा तुम्हारे शेयर को, मेरे को कैश चाहिए, तो टाटा कंज्यूमर कैश देना पड़ेगा। ठीक है, अब टाटा, अपन 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि कैश डील है। ठीक है, आप स्लाइड्स पे जाओ ही मत। अपन 1 मिनट के लिए मान लेते हैं दैट इट इज अ कैश डील। अब कैश डील को टाटा कंज्यूमर को पे करना है, तो टाटा कंज्यूमर को फंडिंग चाहिए। तो ये फंडिंग दो सोर्सेज से मिल सकती है। एक होता है इंटरनल अक्रूवल। इंटरनल अक्रूवल का क्या मतलब है पता है? इंटरनल अक्रूवल का मतलब है कि आपने अपने पास से जेब का पैसा दे दिया। ठीक है, और दूसरा सोर्स क्या होता है? दूसरा सोर्स होता है डेट। 1955 में यूएस में
मैकलम इंडस्ट्रीज करके कंपनी थी, मैकलम इंडस्ट्रीज। उन्होंने पहली बार $42 मिलियन बोरो करे एमएनए के लिए, और यहां से मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की शुरुआत हुई। ये दुनिया का पहला एमएनए, डेट फाइनेंस एमएनए डील था, जहां पर उधार लेके किसी ने दूसरी कंपनी को खरीदा। सर, इंडिया में कौन सा था? इंडिया में था लॉर्ड स्वराज। याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लॉर्ड स्वराज पॉल ने पीएनबी से पैसा लिया, और पीएनबी से पैसा लेके इन्होंने डीसीबी ग्रुप एंड एस्कॉट्स, इन दोनों को एक्वायर किया। इट वॉज वन ऑफ द सक्सेसफुल मर्जर्स वी हैव इंडिया में। फिर क्या हुआ पता है? ये चीज चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही, ठीक है। लोग कराते रहे। फिर आया 2005, एंड 2005 में क्या हुआ? एक मर्जर हुआ था जहां पर डेवू करके कंपनी है, डेवू करके कार कंपनी है, उसने 3400 करोड़ का लोन ले लिया, है ना, और कंपनी बर्बाद हो गई, शेयर क्रैश हो गया। ये 3400 करोड़ के लोन के अगेंस्ट सिर्फ 380 करोड़ रुपए का लोन रिकवर हो पाया था। और आरबीआई ने 2005 में बोला कि ये जो टंटे हैं ना, इसको बंद करो। नाउ अंडरस्टैंड मैं क्या चीज को टंटा बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज को, ध्यान से समझना, आईटीसी लिमिटेड को एक्वायर करना है, तो या तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को ये 4 लाख करोड़ रुपए देने पड़ेंगे जेब से, या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या बैंक के पास जा सकता है कि ये बैंक, तू मेरे को 4 लाख करोड़ दे दे, मैं आईटीसी का मालिक बनना चाहता हूं। बैंक क्यों देगी? बैंक के पास आईटीसी के शेयर्स है ना, ओनरशिप है ना आईटीसी की, धंधा सही चल रहा है। ध्यान से समझना, तो बैंक तो देगी। आरबीआई ने बोला 2005 में कि ये काम करो बंद। बट पता है किनको बोला? सिर्फ इंडियन बैंक्स। मतलब क्या हुआ? आप जरा इसका इंटेंसिटी समझना। आप देखो, आप लोग फाइनेंस स्टूडेंट हो, आप लोगों को इस चीज की इंटेंसिटी समझनी चाहिए कि क्या होने जा रहा है यहां पर दुनिया में, ठीक है। मतलब 2005 ऑनवर्ड्स क्या हो रहा है? 2005 ऑनवर्ड्स कोई भी मर्जर एक्विजिशन डील है, अगर वो डेट फाइनेंस्ड है ना, किसी ने लोन लेके कोई दूसरी कंपनी खरीदी है, तो वो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एमएनसी बैंक्स ही लोन दे रहे हैं। एमएनसी बैंक मतलब सिटी, एचएसबीसी, जेपी, गोल्डमैन सैक्स, ये सारे जो बैंक्स हैं ना, यही लोन दे रहे हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड, डीबीएस, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, ये सारे जो बैंक है, ये इन्हीं से लोन मिलेगा आपको। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, यूको बैंक, एसबीआई, इनको अलाउ ही नहीं था। सर, तो इससे हुआ क्या? और आरबीआई को ऐसा क्या लगा? आरबीआई ने पता है क्या करा? आरबीआई आया अक्टूबर में और आरबीआई ने धमाका कर दिया। धमाका कर दिया मतलब वन ऑफ द मेजर मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स, आते हैं अपन इसके ऊपर, मैं समझाऊंगा आरबीआई ने एक एक चीज क्या करी। देखो, ये स्लाइड्स कुछ भी नहीं, आप तो यहाँ सुनो मेरी बात और आपको मजा आ जाएगा बाय द एंड। आरबीआई ने बहुत बड़ी गलती करी 2005 में, और ये आरबीआई के बेसिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। आरबीआई खुद बोलता है कि वी आर अ रेगुलेटर्स, समझ रहे हो, वी आर नॉट अ प्रोहिबिटर्स। आरबीआई बोलता है कि हम किसी भी चीज को बंद नहीं करने के पक्ष में हैं कभी भी। जब आरबीआई से पहले स्टैंड मांगा गया था ऑन क्रिप्टो, कि क्या क्रिप्टो को बैन कर देना चाहिए परमानेंटली, क्या इंडिया से बैन कर देना चाहिए, तो बोले दैट इज नेवर अ रोल ऑफ अ सेंट्रल बैंक। एक सेंट्रल बैंक का काम होता है चीजों को रेगुलेट करना, क्योंकि एक सोसाइटी को एफिशिएंट बनाने के लिए आपको उन्हें सब कुछ देना पड़ेगा। मैं यहां पर 2 मिनट के लिए आपसे एफिशिएंसी के मुद्दे पे ही बात करने आया हूं कि यार यूएस मार्केट में है ना, आज अगर मैं आपको बताऊं, एक फ्यूनरल सर्विस कंपनी है ना छोटी सी,
अगर उसको भी लिस्ट होना है ना तो वो लिस्ट हो सकती है। एक फूल वाला है जो गुलदस्ते बना के देता है, समझ रहे हो मैडम, 100 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, वो उसको भी अगर लिस्ट होना है ना तो यूएस के स्टॉक मार्केट में, इंडिया में लोन नहीं मिल सकता भाई उसको। इंडिया का मार्केट इतना इनएफिशिएंट है। इंडिया का मार्केट अभी जो है, इंडिया में सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है कि पैसा डालना है तो इक्विटी में डालना है, म्यूचुअल फंड में डालना है, खत्म। क्या होगा पता है, जब इस सैचुरेशन होगा ना, जब बहुत पैसा आएगा अगले 15-20 साल में इंडिया में, और जब लोगों को लगेगा कि बहुत हो गया यार, तब लोग स्टार्टअप्स की तरफ, स्टार्टअप मेन स्ट्रीम हो जाएगा। जब स्टार्टअप सैचुरेट होगा तो लोग डेट की तरफ भागेंगे। जब तो क्या होगा ना, जब लोगों के पास बहुत पैसा आता है जो यूएस मार्केट में है, तो ऑप्शंस देने पड़ते हैं मार्केट को, लोगों को। समझ रहे हो आप एक केटरर हो, बेसिक सी बात है, ठीक है, और आपको समझ में आया कि सामने वाले का बजट बहुत आर पार है, ये तो 5-7 हजार 10 हजार रुपए थाली की बात कर रहा है, बिल्कुल ठकाठक, ठीक है। तो आप समझो ना यार, आप क्या उसको भरपूर कोशिश करोगे कि सर बेहतरीन मेन्यू देता हूं मैं, आप देखिए कैसा मेन्यू लगाऊंगा, यू विल ट्राई टू पुट एवरीथिंग अंडर द स्काई ऑन हिज प्लेटर, राइट। आप वहां कंजूसी नहीं करोगे ना। तो वही चीज होती है, आरबीआई को ये समझ में आ रहा है कि वी आर बिहाइंड द गेम। और पता है, इसमें मैं आपको एक चीज समझाता हूं। आरबीआई ने ये चीज एक्सेप्ट करी, उन्होंने बोली तो नहीं कभी भी, बट आरबीआई ने ये चीज एक्सेप्ट करी कि यार बैंक जो है ना, इंडियन बैंक जो है, उनको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस चीज से। बट एक्चुअली में आरबीआई ने इंडियन बैंक्स को बहुत पीछे रखा था, अब आरबीआई ने पूरा गेम चेंज कर दिया है। सर ये क्या रिफॉर्म्स है, आप समझा सकते हो प्लीज। मैंने बोला मैं उसी के लिए आया हूं, समझना। आरबीआई ने क्या करा है पता है, आरबीआई ने अब इंडियन बैंक्स को अलाउ कर दिया है। किस चीज के अलाउ कर दिया है? एमएनए डील फाइनेंसिंग के लिए, एमएनए डील को फाइनेंस करने के लिए अलाउ कर दिया, ठीक है। दूसरा, आरबीआई ने अब बोल दिया है कि पहले अगर कोई व्यक्ति लोन लेना चाहता था, जिसको बोलते हैं लोन अगेंस्ट शेयर, है ना, तो पहले वो सिर्फ 25 लाख रुपए का मिलता था, सिर्फ 25 लाख रुपए तक का लोन अगेंस्ट शेयर मिलता था। वहां से वो चीज बढ़ा के आरबीआई ने 1 करोड़ कर दिया। मतलब अगर आपके पास अब पहले शेयर्स थे, आपको उसका लोन लेना है कोई काम करने के लिए, तो आप सिर्फ 25 लाख का लोन ले सकते थे, अब आरबीआई ने उसको बढ़ा दिया। पहले अगर आप देखोगे तो जो लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज थी, इनके ऊपर एक कैप था, वो भी आरबीआई ने थोड़ी लीनियंसी लेके आया। बट पता है इसके अंदर सबसे धमाकेदार पॉइंट ये है मेरा, अगर मैं इस पॉइंट को लेके आगे बढ़ता हूं तो आपको समझ में आएगा, ये जो एमएनए डील की फाइनेंसिंग है ना, इसमें बहुत सारी पार्टीज हैं जिनके लिए जैकपॉट लग गया है। बहुत सारी पार्टीज है जिनका जैकपॉट लगा है। कैसे, कौन कौन सी पार्टीज हैं? सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का जैकपॉट लग गया, बताता हूं कैसे। फिर कॉरपोरेशंस का जैकपॉट लग गया, एसएमईज का जैकपॉट लग गया, ठीक है। फिर उसके बाद बैंक्स का जैकपॉट लग गया, और आखिरी में गवर्नमेंट का तो जैकपॉट लगा ही हुआ है। गवर्नमेंट का तो जैकपॉट 2014 से लगा हुआ। कॉरपोरेशंस का जैकपॉट कैसे लगा? जैकपॉट लगना यहां से शुरू होगा। कॉरपोरेशंस का जैकपॉट कैसे लगा? क्या होता है ना, जब आपको चॉइस दे दी जाती है ना, तो आदमी, ह्यूमन नेचर है, आदमी उस चॉइस को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। सर व्हाट डू मीन बाय दैट? मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि आज से 25 साल पहले क्या लोग इतनी कारें खरीदते थे? नहीं खरीदते थे। क्यों नहीं खरीदते थे? क्योंकि कार लोन इतना आसानी से नहीं मिलता था। आज कार लोन बहुत इजीली अवेलेबल है। जब कार लोन इजीली अवेलेबल है, आज 8 लाख की देखो कार खरीदनी, लाख रुपए का डाउन पेमेंट मार कार लिया, क्या बड़ी बात है? समझ रहे हो आप? जब आपके सामने ऑप्शन आ गया ना, तो व्यक्ति वो कर रहा है। जब तक, देखो क्या होता है पता है, इंडिया में एक कंपनी है, उसका करंट अकाउंट इंडियन बैंक के साथ, ठीक है, उसका सेविंग्स अकाउंट इंडियन बैंक के साथ, वो लोन ले रहा है इंडियन बैंक से, फैक्ट्री बनवा रहा है लोन लेके इंडियन बैंक से, उसके
एम्प्लॉइज का सैलरी अकाउंट इंडियन बैंक में है ना, बट उसको अगर मर्जर एक्विजिशन के लिए लोन लेना है तो आप बोल रहे हो सिटी बैंक के पास जा। समझ रहे हो? तो इंडियन बैंक से अपॉर्चुनिटी लूज ही कर रहे हैं। कॉर्पोरेशंस के केस में क्या है पता है, जो बड़े कॉर्पोरेशंस है, देखो मैं यहां पर कोई फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट को कोई फायदा नहीं हुआ इससे। तो छोटे छोटे धंधे नहीं है, 200 करोड़ की कंपनी है, 300 करोड़ की कंपनी है, 400 करोड़ की कंपनी है, अब क्या ये सब लोग इनकरेज हो जाएंगे एमएनए करने के लिए? तो क्या मर्जर एंड एक्विजिशन अब मेन स्ट्रीम की चीज बन सकता है? इट इज अ प्रोबेबिलिटी। समझ रहे हो? मैं स्टोरी टेलर, मैंने इसका इम्पैक्ट बताने की बात कर रहा हूं मैं आपको। अगर मर्जर एंड एक्विजिशन ज्यादा होंगे थ्रू डील फाइनेंसिंग, तो डेफिनेटली क्या बैंक्स की बल्ले बल्ले होगी, क्या इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की बल्ले बल्ले होगी। और इन सब चीजों में जब भी मर्जर एक्विजिशन होता है तो इट इज अ डील, कुछ खरीदा जाता है, कुछ बेचा जाता है, तो आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है, आपको टैक्स पे करना पड़ता है, गवर्नमेंट की भी बल्ले बल्ले होगी। तो आरबीआई तो बिल्कुल मूड में आ गया, 20 लाख रुपए की लिमिट को बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया शेयर बेस्ड में। बोला कि आईपीओ के लिए भी किसी को लोन चाहिए तो पहले 25 लाख की लिमिट थी, 10 लाख की लिमिट थी, उसको बढ़ा के 25 लाख कर दिया। एनबीएफसीज जो रियल एस्टेट्स को फंडिंग दे सकते हैं, अब एनबीएफसीज रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में फंडिंग कर सकते हैं, उनके फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं आरबीआई। और एमएनए लेंडिंग के रिफॉर्म पे तो काम कर रही है। तो यार बैंक्स को तो बेनिफिट है, मुझको बेनिफिट है सर, बैंक को बेनिफिट है क्या एमएनए से? बिल्कुल है राजा, कैसी बात कर रहा है? मेरे को थोड़ा सा समझाने दे, ध्यान से समझ। देख यार, अगर एमएनए के लिए बैंक लोन देता है ना, तो क्या होता है पता है? तेरे को एक चीज समझनी पड़ेगी, इट इज अ हाई रिस्क लोन। ये एक हाई रिस्क लोन है। जब हाई रिस्क लोन होता है ना, तो ये इंटरेस्ट भी हायर होता है इसमें। इंटरेस्ट हायर होता है तो बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ना, वो ग्रो होता है। और इसी एंटीसिपेशन में 3 से 5%, अभी तो न्यूज ही आई है खाली, अभी तो फ्रेमवर्क बनेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये इतना आसान नहीं है। इसको ग्राउंड पे आपको समय मिल रहा है ट्रेन होने का, ठीक है? सर ये मेरे लिए कैसे काम का, मैं समझाता हूँ कैसे समय मिल रहा है। आपके लिए कैसे काम का है पता है? जब मर्जर एंड एक्विजिशन की एक्टिविटीज बढ़ती है ना इंडस्ट्री में कहीं पर भी, तो डेफिनेटली यू नीड पीपल टू एग्जीक्यूट। बिकॉज एमएनए को है ना, एमएनए जो होता है वो दो लोगों के बीच की चीज होती है। शादी आप करा रहे हो, एमएनए शादी है, इसलिए बार बार ये एग्जांपल आ रहा है। एमएनए कई बार सारे प्रोफेसर इसको ऑलमोस्ट वेडिंग जैसा समझ के ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो आप शादी करा रहे हो तो वहां पर कोई एआई थोड़ी ना बीच में प्लानिंग कर सकता है यार, सिंपल सी बात है। ठीक है, वहां पर बिकॉज पीपल आर इन्वॉल्व ना, तो यू नीड समबडी टू बी इन बिटवीन। मैं मशीन से थोड़ी ना बात करूंगा कि मेरे खाना क्यों खराब हो गया, आई नीड समबडी टू मेक हिम अकाउंटेबल। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जैसे जैसे एमएनए डील्स बढ़ेंगी, आपका रिक्वायरमेंट, डिमांड ऑफ एमएनए प्रोफेशनल्स, डिमांड ऑफ वैल्यूएशन प्रोफेशनल्स, डिमांड ऑफ ड्यू डिलिजेंस प्रोफेशनल्स, डिमांड ऑफ एमएनए टैक्स प्रोफेशनल्स, दिस विल इंक्रीज अ लॉट, अ लॉट। और ये ना मशरूम जैसे ग्रो होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कारण क्या है? ये जो लेंडिंग फैसिलिटी है ना, ये छोटे एसएमई कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए आई है। एसएमईज और जो छोटे छोटे स्मॉल कैप बिजनेसेस है, 1,000 करोड़ की कंपनी है, 500 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, जरूरी नहीं कि एसएमई का रजिस्ट्रेशन ही हो, मतलब स्मॉल कैप माइक्रो कैप काइंड ऑफ बिजनेसेस, तो उनको ही बेनिफिट देने के लिए आई है। तो वो जब यार एमएनए करेंगे तो अब समझना, 20 करोड़ 50 करोड़ का कोई मर्जर एक्विजिशन हो रहा है, वो पीडब्ल्यूसी के पास जाएगा, पीडब्ल्यूसी की फीस ही उतनी है मर्जर एक्विजिशन पे, है ना? तो आधी मतलब जितना उसका एमएनए का पूरा बजट है उतनी तो पीडब्ल्यूसी फीस चार्ज कर लेता है। तो क्या बहुत सारे बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स ओपन हो चुके हैं ऑलरेडी? उनका क्या साइकिल इंतजार हो रहा है, उनका इंतजार हो रहा है। समझ रहे हो आप? दैट इज वेटिंग। तो आपको अगर बुटीक फर्म में भी मौका मिलेगा ना, तो आप वहां भी जाना। और मैं एक बात बताऊं सर, ये कौन सी तारीख से हो रहा है, ये कौन सी तारीख से भीड़ लगने वाली है, कौन सी तारीख से हमको जॉब मिलना शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इट विल टेक सम टाइम। कारण क्या है? अभी तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में बोला ही है इसको,
इसके बाद आरबीआई एक्सप्लेन डिटेल्ड इसके ऊपर पूरा पेपर लेके आएगा। फिर जब आरबीआई एक रेगुलेशन बनाएगा कि हाँ हम ये अलाउ कर रहे हैं इन शर्तों के साथ, तो वो अलाउंस, वो शर्तें और वो रिस्क समझते हुए, ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन जो है वो एक एसओपी जैसा बनाती है। फिर अलग अलग बैंक जो हैं वो अलग अलग एसओपीज बनाएंगी। वो अलग अलग अपने हिसाब से एसओपीज क्यों बनाएंगी पता है? क्योंकि अगर आप बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो इसका हिट तीन जगह जाएगा बैंक के ऊपर। एक तो बैंक की जो लैंडिंग बुक है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। दूसरा, बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। ये दो तो एडवांटेज है जी, चलो ये तो एडवांटेज है। बैंक के केस के अंदर रिस्क भी होगी। क्या रिस्क होगी पता है? रिस्क होगी, मैं रिस्क को ग्रीन से करता हूं, अपन उल्टा करते हैं। देखो क्या होता है, आरबीआई बहुत शाना है। आरबीआई बोलता है कि जब आप किसी को 1 करोड़ का होम लोन देते हो ना, तो आप उसके अगेंस्ट में से फॉर एग्जाम्पल 25 लाख रुपए की डिपॉजिट हमारे पास रखो, बैंक को बोलता है, ताकि अगर वो बंदे ने लोन डिफॉल्ट कर दिया, तो जिसका पैसा आपने उसको लोन पे दिया है, हम उसको 25 लाख रुपए तो कम से कम उसका सेफ रहे, ठीक है। और आरबीआई बोलता है कि जब आप किसी को पर्सनल लोन देते हो 100 का, तो आप 40 रुपए हमारे पास डिपॉजिट करके रखो, क्योंकि पर्सनल लोन रिस्की है और इसीलिए आरबीआई को पर्सनल लोन देना भी महंगा पड़ता है, क्योंकि उसमें 40 रुपए उसका ब्लॉक हो जाता है। इसको है ना कैपिटल एडिक्वेसी रेशो बोलते हैं। मतलब आपके पास एट अ टाइम इतनी एडिक्वेट कैपिटल होना चाहिए अगर आपको इतना रिस्की लोन देना है। तो अगर तेरे पास 40 करोड़ की एफडी है, तो तू 100 करोड़ का लोन दे। आरबीआई इस तरीके की चीज बोलता है। तो यहां पर क्या होगा ना, जब इस तरीके का लोन कैप अपना एमएनए फाइनेंसिंग आएगी पिक्चर में और बैंक्स उसको देना शुरू करेंगे, तो कैपिटल एडिक्वेसी की जो रिक्वायरमेंट्स है ना, वो भी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए बैंक्स को इन जनरल, बैंक्स का जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगा, ठीक है। और ध्यान से समझिए, इसके अंदर एक और चीज है, दो चीज और है रादर, बहुत ब्यूटीफुल। एक चीज और एमएनए के कारण जो होगा, कैपिटल एडिक्वेसी की तो बात हो रही है। अब क्या होता है पता है? बैंक के पास गिरवी क्या है? क्या बैंक के पास वो कंपनी गिरवी है? ना 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 ना। रिलायंस ने आईटीसी को खरीदा, तो बैंक के पास आईटीसी का टोबैको प्लांट गिरवी थोड़ा ना रखा रहेगा, वो तो रिलायंस के पास है। बैंक के पास रिलायंस के शेयर्स गिरवी हैं, मतलब रिलायंस के पास जो आईटीसी के शेयर्स हैं वो गिरवी हैं। तो मान लो जब ये एमएनए डील फाइनेंसिंग करी थी मैंने, तब आईटीसी के शेयर की जो वैल्यू थी वो 400 रुपीज थी, है ना। और 2 साल बाद ये वैल्यू गिर के 280 रुपए हो गई है। क्या बैंक को धक धक हो रहा है अब यहां पर? और 6 महीने बाद ये वैल्यू गिर के 170। अब तो बैंक खड़ी हो गई कि मैं तो जा ही रहा हूं, बैंक को नुकसान हो जाएगा। दिस इज अ रिस्क, ये बहुत बड़ा रिस्क है जो एक बैंक कैरी करती है अपने आप पर, ठीक है। क्या कि लेंडिंग में अगर आपका शेयर प्राइस नीचे गिर जाता है, अगर आप लोन अगेंस्ट शेयर देते हो, तो आपके पास बचेगा ही नहीं कुछ, वो तो हाथ खड़े कर देगा। कारण क्या है? उसने तो लोन लिया है 300 करोड़ का 400 करोड़ के शेयर देके, बट वो 400 करोड़ के शेयर की वैल्यू ही 170 करोड़ रह गई है, तो 300 करोड़ थोड़ा ना वापस करेगा आपको, तो हाथ खड़े कर देगा। समझ रहे हो आप? तो बैंक्स के लिए ये देखो यार, एज फ्रॉम अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ फाइनेंस स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको मजा आ रहा है ना, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करना है, प्लीज डू दैट, ठीक है। आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज डू दैट फॉर मी, ठीक है। नाउ एमएनए डील्स भी कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। ये जो नई पॉलिसी है, आरबीआई इसको लेके बहुत कॉन्फिडेंट है। देखो एक कन्वर्जेशन है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं बिटवीन आरबीआई एंड बिटवीन रॉयटर्स के एक न्यूज जर्नलिस्ट के बीच में। So RBI for the last decade and largely focus on reducing the banking sector risk. तो RBI का मेन फोकस था कि बैंकिंग सेक्टर की रिस्क को कम करा जाए। नाउ बाय ईजिंग द लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क अलाउिंग बैंक टू फंड एक्विजिशन, अब आप बैंक को बोल रहे हो कि आप आरबीआई एमएनए फंडिंग कर दो, आईपीए फाइनेंसिंग कर दो, शेयर्स में आपने लिमिट बढ़ा दी, आरंट यू सम वे मेकिंग और इनवाइटिंग पॉसिबल रिस्क हियर?
तो क्या यहाँ पर रिस्क नहीं आ रही है क्या? ठीक है, आई मीन व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव थ्रू ऑल दिस ईजिंग? कैन यू जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन दैट? थैंक यू। ये आरबीआई गवर्नर से रॉयटर्स के जर्नलिस्ट ने पूछा है। ठीक है, संजय मल्होत्रा जी ने इसके ऊपर क्या जवाब दिया वो देखिए। वी हैड टेकन वेरी बैलेंस्ड, कैलिब्रेटेड, थॉट आउट, कंसीडर्ड, इवन दो वी विल बी स्टिल डूइंग अ पब्लिक कंसल्टेशन। हम तो अभी पब्लिक कंसल्टेशन फेज में ही है। इवन द प्री फॉर्मल कंसल्टेशन, अ नंबर ऑफ कंसल्टेशंस, देयर आर मेजर्स ऑन द बोथ साइड। तो हम दोनों पहलू देख रहे हैं। ठीक है, देर आर एटलीस्ट अ कपल ऑफ देम, जैसे एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, क्रेडिट रिस्क रिलेटेड कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। आई वुड नॉट से वुड पुट हायर रिक्वायरमेंट, आई डो नॉट थिंक सो, बट वुड बी बेटर टारगेटेड। Those bank depending on risk, some of them may have to provide and keep higher credit, it will be better targeted. Similarly, other measures we have taken to enhance the flow of credit, improve the competitiveness of the bank. This is one key factor. Okay, and those measures are, for example, acquisition finance was already allowed for infrastructure companies and now it has been expanded. Similarly, loans against shares and IPO financing was already there. It was not revised for number of years. Okay, it has been natural that we revise them. I think on a whole, all of these measures taken together, we will continue to take more measures. Always aim to promote stability, at the same time improving competitiveness, encouraging, enhancing growth of economy. Do you want to come in? समझ रहे हो? आरबीआई गवर्नर बोल रहा है जी हम तो करेंगे, आपको जो करना है कर लो। नाउ यू अंडरस्टैंड, आप है ना, बट यहाँ पर पता है एक चीज और है जो मैं बात करना चाहता हूँ। जब भी इस तरीके की लेंडिंग होती है ना, इजी लेंडिंग, ईज ऑफ लेंडिंग अगर आप करते हो ना, तो आरबीआई को ये बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि कोई बबल ना बन जाए बड़ा। एंड ट्रस्ट मी, आरबीआई इज वेरी गुड इन दिस। एंड कैन वी डिस्कस दिस? वी कैन डेफिनेटली डिस्कस दिस। वाई? बिकॉज इट इज द पब्लिक कंसल्टेशन पेपर। क्या आपको भी इसके ऊपर अगर आपका कोई कमेंट है तो आरबीआई को भेजना चाहिए, बिल्कुल भेजो। एक्सेसिव रिस्क होती है ना तो बोर्ड उतर जाते हैं ब्रो ऐसे। जब लोग बहुत ज्यादा रिस्क लेके कंपनीज एक्वायर करना शुरू कर देंगे, डेट ले लेके कंपनीज एक्वायर शुरू कर देंगे ना, कि आरबीआई एकदम फ्री हो गई कि दिए जाओ पैसा और करे जाओ डेट, तो भाई बहुत हालत खराब होनी। हमारे लिए क्या बेनिफिट है भाई? मैंने तो आपको बताया ही बेहतरीन तरीके से कि जो पूरी मर्जर एक्विजिशन प्रोसेस है, उसमें जो वैल्यूएशन एक्सपर्ट का रोल है, जो ड्यू डिलिजेंस का रोल है, जो एमएनए का रोल है, ठीक है, ये सारे के सारे रोल्स में आपका, आप ये समझ लो दैट यू विल बी, इट विल बी ऑन अ हाई डिमांड। अगर आप वैल्यूएशन सीखते हो, इट विल बी बम्पर बम्पर फॉर यू। ठीक है, अगर आप रिसर्च सीखते हो, इट विल बी बम्पर बम्पर फॉर यू। अपने को टाइम मिला है इस चीज को एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, एंड ये चीज समझना, आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि सर मेरा तो एकेडमिक खराब है, मैं कैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकता हूँ, या आपको सो सॉरी, या आपको ये लग रहा है कि सर मैं तो छोटे शहर से हूँ, मैं कैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकता हूँ। आज से 5 साल पहले दिल्ली में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स थी नहीं, गुड़गांव नोएडा में थी नहीं, आज भर भर के। ठीक है, तो सिनेरियो चेंज हो रहा है, डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। इट इज जस्ट दैट आप देख नहीं पा रहे हो, है ना, क्योंकि अपना कुआं भी छोटा है। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला हो ना, आप एक रत्ती भर भी मोटिवेट हुए हो कि नहीं सर मैं अब है ना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और अच्छे से सीखूंगा, मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा हमारा एक करियर इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या व्हाट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करके हमारा फुल फ्लेजेड वीडियो है, आप प्लीज देखिएगा उसको जाके। तो कुछ भी बेचा नहीं, आपको प्योर समझाया है भाई 1 घंटे कि क्या होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बहुत आराम से। ठीक है, आपने अगर इससे कुछ सीखा है आज संडे के दिन, तो आप मुझे प्लीज कमेंट में लिख के बताइए, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा, आई प्रॉमिस दिस टू यू। ठीक है, एंड मैं फिर आपको बोलता हूँ, आप प्लीज जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।